दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि अगर आप जमीन को बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो जो भी लोग प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते हैं, सजग रहें, सावधान रहें और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुख्य विषय पर चलते हैं कि ज्यादातर देखा गया है कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का धंधा बहुत ही चरम सीमा पर चल रहा है। दोस्तों यहां बहुत सारे जो बेचारे सेलर हैं वो सीधे साधे भोले भाले गांव के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते और वो कभी कभी जो है चंगुल में फंस जाते हैं और उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और परचेजर आपसे कह रहा है कि भाई एग्रीमेंट कर दो मेरे लिए, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आज के वीडियो में बताता हूं। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले एग्रीमेंट कराता है परचेजर आपसे। अब ये एग्रीमेंट ही एक ऐसी चीज है जहां आपके साथ धोखा होने की पूर्ण संभावना है। सबसे पहले देख लें दोस्तों कि आप कितना रकबा सेल ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खेती की जमीन है या आबादी की जमीन है, कितना रकबा आप बेच रहे हैं, या कोई मकान बेच रहे हैं या फ्लैट बेच रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं, कोई भी चीज आप बेच रहे हैं, कितना रकबा आप बेच रहे हैं, यानी परचेजर आपसे कितना परचेज कर रहा है। तो ये देख लें कि एग्रीमेंट में वो रकबा लिखा हुआ है कि नहीं। अब मान लो आपकी प्लॉट है 1000 स्क्वायर मीटर में और परचेजर मात्र खरीद रहा है आपसे 100 वर्ग मीटर, तो ये देख लें कि उसमें एग्रीमेंट में 100 वर्ग मीटर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। या जमीन आपकी जैसे 10 एकड़ है, परचेजर आपसे 1 एकड़ जमीन खरीद रहा है, तो ये भी देख लें कि क्या उसमें 1 एकड़ का ही रकबा लिखा हुआ है जिसके संबंध में एग्रीमेंट हो रहा है। दोस्तों दूसरी चीज आती है अब कंसिडरेशन की और सौदे की, यानी कि सौदे के अनुसार। अब देखो कीमत दो तरह की होती है प्रॉपर्टी की दोस्तों आज के समय पे। एक तो सरकारी मालियत के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या बन रही है, दूसरा मौके पर सर्कल रेट क्या है। आजकल ये देखा गया है कि मौके पर जो है सर्कल रेट तो बहुत ज्यादा है और सरकारी कीमत कम है। तो परचेजर क्या करता है, मान लो उदाहरण के लिए कि प्रॉपर्टी मान लो एक जो एकड़ है इसका जो है मार्केट वैल्यू, मार्केट जो कीमत है मान लो 1 करोड़ रुपए है। अब ये एक और सरकारी कीमत क्या है, सरकारी कीमत है मान लो 50 लाख रुपए। अब यहां परचेजर क्या करता है, स्टाम्प चोरी करने के लिए उस मार्केट वैल्यू का एग्रीमेंट में यह नहीं खुलासा करता कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी परचेज की है। वो ये नहीं बताता। क्यों कि अगर 1 करोड़ की कीमत लिखेगा वो, तो निश्चित रूप से उसको जो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी वो 1 करोड़ के हिसाब से देनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि सरकारी रेट कम है, मात्र 50 लाख रुपए प्रति एकड़ है, तो वो क्या करता है कि एग्रीमेंट में 50 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट दिखाएगा। अब मान लो एग्रीमेंट आपने कर दिया 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और बयाना आपको दे दिया, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया। अब ये मान लें निश्चित रूप से जो परचेजर है अगर वो ईमानदार है तो आपका जो रेस्ट जो 50 लाख रुपया बचा इसको जो है आपको दे देगा। और अगर उसके अंदर थोड़ी भी बेईमानी आ गई तो वो इस अमाउंट को आपको नहीं देगा, वो केवल आपकी प्रॉपर्टी को, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 लाख रुपए में ही खरीदेगा, क्योंकि कीमत जो है एग्रीमेंट में 50 लाख रुपए के हिसाब से लिखी गई है। और अगर आप बैनामा नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा न्यायालय में दाखिल करेगा और कोर्ट के माध्यम से आपसे बैनामा करा लेगा। दोस्तों तो यहां ये सावधान रहे कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है
और मान लो 1 एकड़ जमीन आपकी 1 करोड़ रुपए की कीमत है, और जो एग्रीमेंट, जो परचेजर है वो 50 लाख रुपए कीमत लिखा रहा है केवल, तो आप इस जो 50 लाख रुपए हैं इनको पहले उससे ले लें, तब उसके हक में एग्रीमेंट करें, अदरवाइज तो ये पैसा आपको नहीं मिलना। दूसरा, जहां तक संभव हो सके आप स्टाम्प की चोरी न करें, 1 नंबर में अपना पैसा लें। मान लो 1 करोड़ आपकी कीमत है तो एग्रीमेंट में भी आपको 1 करोड़ की धनराशि ही दिखानी पड़ेगी और दिखानी चाहिए। अगर परचेजर कहता है कि भैया मैं तो 50, बोल नहीं भैया मैं तो 1 करोड़ की आपको बेची है, 1 करोड़ के हिसाब से मैं लिखवाऊंगा, सीधा सीधा फंडा है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। चाहे परचेजर आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, यार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, आप सीधा सीधा एग्रीमेंट जब करने जा रहे हैं तो परचेजर को यह बता दो कि जिस कीमत के हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहा हूं वही कीमत जो है एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। और अगर आपने वो कीमत नहीं लिखी, कम कीमत लिख दी, तो परचेजर आपसे उस कम कीमत में ही बैनामा करा सकता है और आपका जो ऊपर का पैसा वो पूरा डूब जाएगा, वहां आपको बहुत बड़ी हानि होगी। दोस्तों एक उदाहरण के लिए आपको मैंने समझा दूं और थोड़ा सा, मान लो ये जो मैंने बताया 1 करोड़ और 50 लाख वाला, मान लो ए है सेलर और बी है परचेजर, तो बी से आप ये कह दे भैया मैंने 1 करोड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी बेची है, मैं एग्रीमेंट में 1 करोड़ की कीमत लिखवाऊंगा, 50 लाख की नहीं लिखवाऊंगा। और अगर आप 50 लाख लिखवाना चाहते हैं तो भैया पहले एग्रीमेंट से पहले मेरे 50 लाख रुपए मुझे दे दो, अदरवाइज तो मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उसके छलावे में आ गए तो ये 50 लाख में ही आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को ले लेगा। लिहाजा सावधान रहें, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी जो है सेल ऑफ की है और उसका एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं, तो जितने में आपने प्रॉपर्टी सेल ऑफ की है एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी की कीमत उतनी ही लिखवाएं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि परचेजर कितना स्टाम्प देगा, क्यों देगा, हम आपको उससे फायदे से कोई मतलब नहीं है, वो अपना फायदा सोचता है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों बयाना राशि, जो आप बयाने की राशि ले रहे हैं एग्रीमेंट में, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आप ले रहे हो, बयाने की राशि को मैं तो ये कहूंगा नगद का तो प्रोविजन बिल्कुल खत्म सा ही है, नगद बयाने की राशि ना ले आप। जो बयाने की राशि का प्रोविजन है, एक तो चेक के माध्यम से है, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है, इनके माध्यम से आप पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप चेक के थ्रू पेमेंट लें, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट लेने में एक दिक्कत आती है कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको अननेसेसरी एक मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा। 138 एनआई एक्ट में आपको जाना पड़ेगा, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, वहां मुकदमा दायर करना पड़ेगा, तब जाके आपका मशक्कत हो जाएगी पूरी कोर्ट में। तो जहां तक संभव हो सके मित्रों, अगर आप प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर रहे हैं तो या तो आप ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट लें, या आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट लें, या एनईएफटी के माध्यम से पेमेंट लें। दोस्तों दूसरा और एक बता दूं कि जो भी आप पेमेंट ले रहे हैं, जो सेलर है उसको अपने स्वयं के खाते में पेमेंट लेना चाहिए। अगर किसी मित्र के खाते में आप पैसा डलवा देंगे, किसी रिश्तेदार के खाते में आप पैसा डलवा देंगे, हो सकता है आपका रिश्तेदार वापस ही पैसा ना करे आपको, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां भी आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है दोस्तों, और आप अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों एनओसी। कभी कभी प्रॉपर्टी का बैनामा करने के लिए एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें ये स्पष्ट प्रोविजन दे देना चाहिए एग्रीमेंट में कि जो एनओसी लेगा बैनामे से पहले, एनओसी कौन लेगा, उसका खर्चा कौन करेगा, ये सारी एटसेट्रा, ये सारी बातें एग्रीमेंट में आपको लिखवा देनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों समय सीमा। होता क्या है, कभी कभी जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं वो 6 महीने का तो टाइम देते हैं बैनामे के लिए, और उसमें क्या हो जाता है 1 साल की म्याद लिखी जाती है, वहां आप 1 साल 6 महीने के लिए आपको जो है धोखा हुआ आपके साथ। तो ये भी ध्यान रखें अपने साथ, जब भी आप एग्रीमेंट कराने जा रहे हैं, आप अनपढ़ हैं, कानून से अनभिज्ञ हैं, तो किसी पढ़े लिखे आदमी को आप साथ में ले जाएं और उससे पढ़वाएं, या जो डीड राइटर हैं उनसे भी पूछें, या किसी वकील के माध्यम से आप एग्रीमेंट करा रहे हैं उससे पूछें कि भैया इसमें कितना रकबा लिखा हुआ है, कितना कंसिडरेशन लिखा हुआ है, बयाना राशि कितनी लिखी हुई है,
कितना समय इसमें लिखा हुआ है, बेनामी का टाइम क्या है, ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।